हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो स्टार्ट करते। तो प्रीवियस सीजन के आखिरी में हम लोगों ने देखा था जो जिन्वू होता है वो बेरू की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो अब आगे अगले चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो बेरू की रैंक होती है वो जनरल की रैंक होती है। और इस चीज को देख जिन्वू भी अपने मन में सोचता है ये रैंक मैंने पहले कभी नहीं देखी और यह एलीट नाइट से एक कदम की ऊपर की रैंक हो। और अब जिन्वू क्वीन की शैडो को एक्सेप्ट करने जा रहा होता है, लेकिन तभी जो ब्लैक आंट होता है वो उससे बोलता है मेरे किंग प्लीज गिव मी ए नेम। और अभी जिन्वू को ऐसा लग रहा होता है कि जो आंट है वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहा है दूसरे सोल्जर्स की तरह। और फिर जिन्वू उससे कहता है वैसे तुम कब से बोलने में कैपेबल। तो वह आंट जवाब देता है हमेशा से ही। और यह चीज ना अपने जिन्वू के लिए भी सरप्राइजिंग होती है। और फिर एक नतीजे पे आता कि जो हाई रैंक वाला सोल्जर होता है वो बोलने की एबिलिटी को गेन कर सकता है। और अब जिन्वू ब्लैक आंट को बोलता है कि मैं वो इंसान हूँ जिन्होंने तुम्हें मारा है और क्या तुम अभी भी मेरी लीड को फॉलो करना चाहते हो। तो फिर ब्लैक आंट जवाब देता है मैं आपके हाथों नहीं मरा हूँ, मैं आपकी पावर के थ्रू दोबारा रीबॉर्न हुआ हूँ मास्टर। और यहाँ पर ना वो जो आंट होता है वो अच्छे से जिन्वू को मस्का लगा रहा होता है। और अब आखिर वे बंदा जिन्वू से उसका नाम मांगता है। फिर जिन्वू उसमें सोच रहा होता है कि उसका क्या नाम रखना चाहिए, लेकिन तभी अचानक उसे उस राइटर का नाम याद आता है जिसने एक नोवेल लिखी जिसका टाइटल था द आंट्स। और आखिर में जिन्वू उस ब्लैक आंट को बोलता है तुम्हारा नाम अब से बेरू है। और अब से वो बेरू होता है ना। वो अपने नाम के लिए जिन्वू को शुक्रिया बोलता है। और इसके बाद जिन्वू आता है क्वीन के पास जहाँ पर वो बोलता है आराई जिससे वो क्वीन की शैडो होती है वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और जैसे ही क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट होती है वैसे जो दूसरे आंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। जो चीज देखकर जिन्वू भी सरप्राइज होता है और वो नोटिस करता है जो दूसरे आंट्स के साथ उसका जो बॉन्ड था वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। और इस चीज का रीजन वो बेरू से पूछता है और बेरू उसे बताता है कि जो आंट है आई मीन क्वीन है उसके पास इनहेरिट पावर है कि वो पूरे कॉलोनी में रोल करेगी। फिर वो जिन्वू बोलता है तुम मेरे को ये कह रहे हो कि जब तक क्वीन जिंदा है तब तक वो आंट को ऑर्डर दे सकती है। और फिर बेरू जवाब देता है यस यही बात है। और फिर जिन्वू बेरू से दूसरा सवाल पूछता है कि जो क्वीन का मान है वो काफी ज्यादा लो है उसके रैंक के मुकाबले, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसका मान क्यों डिक्रीज हुआ। तो फिर बेरू जवाब देता है कि जो क्वीन का ज्यादातर मान है वो रिप्रोडक्शन में यूज होता है और जो रीजन उसके मान का लो होने वो यह है कि अभी उसके पास कोई बॉडी है ही नहीं रिप्रोड्यूस करने के लिए। अब जिन्वू समझ जाता है कि बैटल के अंदर क्वीन का कुछ भी काम नहीं आने वाला, इसीलिए वो उसके शैडो टर्मिनेट कर देता है। इसके बाद जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को एसन स्टोन कलेक्ट करने को मना कर देता है बिकॉज जो स्टोन होता है वो जेजू आइलैंड फिर से रिकंस्ट्रक्शन में काम आएंगे और जो यहाँ पे डैमेज हुआ है उसको कंपनसेट करने के काम आएंगे। और ये सुनकर जो काफी सारे सोल्जर्स होते हैं वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें काम से छुट्टी मिल गई। और अभी जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि जो रिमेनिंग आर्ट्स है वो उससे कैसे डील कर, क्या उसके पास उससे क्या वो उन सभी आंट्स को हरा सकता है। और फिर वो बेरू को बोलता है हमने अपना बेस्ट ट्राई दिया, लेकिन फिर बेरू सर से बोलता है मास्टर मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो हमारे एनिमीज है उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही आसमान में निगेटिविटी करने में, क्योंकि उनके पास कोई लीडर है ही नहीं और वो लोग इनकैपेबल है अपने फॉर्मेशन को मेंटेन करने में। कंफ्यूजन के कारण जो उनका फॉर्मेशन वो टूट रहा है। और फिर जिन्वू बेरू से पूछता क्या तुम उन सभी रिमेनिंग आंट्स को वाइप आउट कर सकते हो। और फिर बेरू बड़े चौड़ में जवाब देता अगर आप मेरे को ऑर्डर दे तो क्यों नहीं मास्टर। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता और हम लोग बाहर का सीन देखते जहाँ पर हंटर्स अपनी फाइटर शिप का यूज कर रहे होते हैं और कुछ हंटर्स अपने मैजिक का यूज कर रहे होते हैं और काफी सारे आंट्स को वाइप आउट कर रहे होते हैं। और अभी भी उनके पास काफी सारे आंट्स होते हैं। और जब उधर का माहौल बना हुआ और तभी उधर एंट्री होती है बेरू की जो कि एक ही बार में काफी सारे आंट्स को वाइप आउट कर देता। और अब हमें नेट के थ्रू बताया जाता जो कि आंट्स को एक्सटर्मिनेट करने का मिशन था वह 2 दिन तक चला साउथ एरियन रीजन में जो कि साउथ कोरिया का। और फिर सीन शिफ्ट होता और हमें बताया जाता है जो आंट्स है वो आल्सो चाइनीज वाटर के पास भी पाई गई है। इसके बाद हम लोग शिप के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने साथी को बताता है कि जो सेकंड वे वो हमारे शूटिंग रेंज में है, सर हम क्या करें। फिर वो बंदा जवाब देता रुक जाओ देखो कैसा लग रहा है
कि जो हमारा हीरो वो यह चाहता है कि वो इन सभी आंट्स अकेले खुद ही संभाले। और अब जिस आंट को तुम सभी लोग देख रहे थे वो अपनी पावर को रिलीज करता है, अपनी स्वर्ड निकालता है और एक ही बार में काफी सारे आंट्स को मल्टीपल फायर अटैक कर देते, जिससे कि एक ही बार में जितने भी आंट्स होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक बंदी को देखते जो कि अपने बॉस को बोलती, आप क्या सोच रहे हो सर? वो जो बंदा होता है वो यहाँ पर सोंग चिन्हू और हवा के लफड़े की बात कर रहा होता है और इस चीज को मेंशन करता कि उसका और सन चिन्हू का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और इस बंदे का नाम होता है थॉमस आंट्स और यह स्कैवेंजर गिल्ड का गिल मास्टर होता है, जिस गिल्ड हवांग टोंग। और फिर वो बंदी थॉमस से पूछती क्या होगा अगर संगजी और हवान एक दूसरे के फाइट करे, तो थॉमस जवाब दे तुम मेरे को अभी तक नहीं जानती। और फिर हवांग उस बंदी को बड़े भयानक तरीके से देखता और बोलता जो होंग टोंगू है वो स्कैवेंजर गिल्ड प्रॉपर्टी और जो स्कैवेंजर गिल्ड है वो मेरा है और मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो मेरी प्रॉपर्टी को मैसअप करने की कोशिश करेगा, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट क्यों ना हो। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जेजू आइलैंड के तीसरी रात, जहाँ पर हंटर्स गिल्ड के लोग जेजू आइलैंड पर आए होते हैं एसन टूल कलेक्ट करने के लिए। और इसी दौरान वो नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं जो कि हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तभी उधर पार्क की नजर एक आंट पे पड़ती जो कि छुपा हुआ था और फिर पार्क उस आंट को अपनी स्वर्ड से कट कर देता और फिर वो दूसरों लोगों को कहता है कि आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ आंट्स होती है जो कि यहाँ पे घूम रही होती है, मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। कि तभी पार्क के साथी की नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती और इन मॉन्स्टर के बारे में आपको बाद में पता चलने वाला है। और वो मॉन्स्टर उन सभी लोगों के साइड ही आ रहा होता है और फिर पार्क उस बंदे को चिल्ला के कह रहा होता है अबे तू है कौन? और फिर सभी लोग जितने भी उस जगह है वो सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन वो जो बंदा होता वो अलग ही लैंग्वेज बोलता है और पार्क समझ जाता है कि ये जो बंदा एक बीस्ट की लैंग्वेज बोल रहा है और इसको हम लोग केवल बीस्ट ही बोलने वाले हैं। और तभी साइड से कोई दूसरा बंदा चुटकी बजाता है जिससे वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो बीस्ट अपने साथी को बोलता है अबे तू ये सब क्या सोच के कर रहा है? तो फिर उसका साथी जवाब देता है हमें कोई जरूरत नहीं यहाँ पे हंगामा खड़ा करने की, इसलिए मैंने इन सभी को सुला दिया। फिर उसका साथी बीट्स से पूछता है तुमने चेक किया? तो वो बीट्स जवाब देता है मैं पॉजिटिव हूँ, ये उसी की पावर। और हम इसी दौरान बीट्स मोनार्क को देखते हैं जो कि किसी भी ह्यूमंस को कुछ भी नहीं करता है एंड देन गेट क्रिएट करता है और वो भी वहाँ से निकल लेता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कैमरामैन जहाँ पर चिन्हू हंटर्स के फ्यूनरल्स में आया होता और उसके हाथ में एक फूल भी होता जो कि मायन के तस्वीर के सामने चढ़ा देता है। और इसी के दौरान हमें यह बताया जाता है कि जेजू आयरन रेड के पास काफी सारे लोग जो कि चिन्हू को अप्रिसिएशन कर रहे हैं और कुछ लोग जो कि चिन्हू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो पहले आ जाता जो कि कैजुअलिटी हो वो काफी कम हो सकती थी। फिर उसके बाद हम लोग आसपास का सीन देखते जहाँ पर सभी लोग दुखी होते हैं क्योंकि उनके कोई न कोई चाहने वाले मारे जा चुके हैं। और जब चिन्हू वहाँ से जा रहा होता है तभी जो बाइक होता है वो चिन्हू के पास आता है और उससे बोलता है मेरे को हमेशा से यकीन कि एक सिंगल हीरो कभी भी वॉर को अकेले खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैंने रिसेंट इवेंट्स के बाद सोचना शुरू कर दिया था कि मैं गलत था। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिस्टर को और चिन्हू को जो कि एक साथ अकेले बैठे होते हैं। और अब मिस्टर को चिन्हू को बोलते हैं तो तुम अपना गिल बनाने का प्लान बना रहे हो और जो सर्टिफाइड एस रैंक हंटर्स होते हैं उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है किल मास्टर के लाइसेंस की और तुम्हें केवल एसोसिएशन को कॉल करना है और फिर हम सब संभाल लेंगे। और चिन्हू भी कहता है ओके। और फिर बाद में जो मिस्टर को होता है वो चिन्हू से पूछते हैं बाय द वे क्या तुमने जेजू आइलैंड पे कोई बैरियर को कास्ट किया था? और ये चीज ना चिन्हू के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है और उसे भी समझ नहीं आता आखिरकार मिस्टर गो क्या बोल रहे हैं। और फिर मिस्टर गो उसे हंटर गिल के बारे में बताते हैं कि उन्होंने आइलैंड भेजा हुआ था आंट्स की कॉप और एसिसन स्टोन कलेक्ट करने के लिए, लेकिन लास्ट में वहाँ पे सभी लोग अनकॉन्शियस पाए गए थे और उन्हें ऐसा लगता है यह काम चिन्हू का होगा, उसने कोई बैरियर क्रिएट कर दिया होगा जिसको हटाना वो भूल गया था। यह सुन के चिन्हू बोलता है नहीं नहीं ऐसा काम मेरा नहीं है। और इनकी फिर इस चीज को लेकर बात चलती है बट जो कंक्लूजन होता है वो जीरो नहीं निकलता और मिस्टर गो उल्टा परेशान हो जाते और तभी मिस्टर गो के
सामने उनका बंदा आता है जो कि उन्हें बुलाता है और फिर मिस्टर गो अपनी जगह पे खड़े होते हैं कहीं जाने के लिए और जाने से पहले जिन्हू से कहते हैं, देखकर ऐसा लग रहा है जो हमारे गेस्ट हैं वो समय से पहले इधर पहुंच चुके हैं। जिन्हू तुम्हारा शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। इसके बाद जिन्हू अपने घर जा रहा होता है और अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी साइड से जिन्हू के पास एक बंदा आता है और बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर संग, मेरा नाम एडम व्हाइट है और मैं सीनियर ऑफिशियल हूँ फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का। जो सुनकर जिन्हू अपने मन में सोचता है, वैसे मुझसे इसको क्या काम है, लेकिन वो बंदा अपना कार्ड जिन्हू को दे देता है और बोलता है, तुम मेरे को प्यार से एडम बुला सकते हो और मेरे को माफ करना ऐसे अचानक से आपको देखने के लिए, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं आपके लिए एक बार ऑफिस में भी रुका हुआ था और अब जिन्हू को याद आता है ये वही बंदा है जिसके बारे में पहले जिन्हू बात कर रहा था। ये जेजू आनंद से पहले का सीन है और अब जिन्हू पॉइंट पे आता है और उस बंदे को बोलता है, वैसे तुम्हें मुझसे क्या काम। तो एडम जवाब देता है, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अभी एडम बड़े चौड़ में जिन्हू को बोलता है, दुनिया में ऐसी सिंगल कंट्री भी नहीं है जो कि आपको यह इन्फॉर्मेशन शेयर करे, वो भी हमें छोड़ के। अब वह जिन्हू से पूछता है, वैसे तुम यह इन्फॉर्मेशन शेयर क्यों कर रहे हो। तो एडम जवाब देता, आप जैसे स्पेशल लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर हमारा भी फायदा है। लेकिन जिन्हू उनकी बातों पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता है और फिर वह अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और जाने से पहले उनसे बोलता है, अगर मेरे को लगा जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो वो मेरे रिलायबल है तो मैं कुछ समय बाद आपको कॉल करूंगा। अब एडम उससे बोलता है, यार मैं कितना बेवकूफ हूँ कि मैं आपको यह बात बताना भूल गया, सौदा करते वक्त कभी अच्छे हाथों को छुपाना नहीं चाहिए। और अब वो उससे बोलता है, एक अपग्रेड ऐसा आकलन है जो कि दूसरे अवेन बिंग की पावर्स को एनहेंस कर सकता है। यह बात आपने पहले कभी सुनी है। यह सुन के जिन्हू चौंक जाता है और अगले पल हम लोग देखते हैं वो लोग उस जगह पे चले जाते जिस जगह पे एडम जिन्हू को ले जाना चाहता था। और अब सबसे पहले संजिन ब्यूरो ऑफ हंटर्स डिप्टी डायरेक्टर से मिलता है जिसका नाम होता है माइकल। और सबसे पहले दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते और खुद का इंट्रोडक्शन बताते हैं और एडम इस जिन्हू को बताता है कि वो माइकल का इंटरप्टर है। और इसके बाद वो बैठते हैं और जो माइकल होता है सबसे पहले जिन्हू इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट दिखाता और बोलता है, यूजुअली इस प्रोसेस को होने में 1 से 2 साल लगता है, लेकिन हमने आपके लिए फ्री में बनाया है। और यहाँ पर जो बंदा होता है जिन्हू को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि बस वो एक बार कुछ कह दे, आई मीन अमेरिका के सिटीजनशिप दे देंगे। लेकिन जिन्हू इन सभी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता और वो माइकल को कहता है, मैं यहाँ पर किस लिए आया, क्योंकि एडम व्हाइट ने मेरे को बताया था आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे को शेयर करने के लिए, लेकिन एक अवेक बिंग जो कि दूसरे अवेक बिंग की एबिलिटी को इनहेंस कर सकता है, एक अपग्रेडर। क्या यह रियली में पॉसिबल है किसी भी हंटर्स की एबिलिटी को अपग्रेड करना। तो माइकल हंसते हुए जवाब देता, एक्चुअली में एक इंसान जिसके पास यह पावर वो हमारे साथ। और फिर वो अपने साथी को बोलता है, मिस लेनर को यहाँ पे आने को बोल दो। और अब माइकल बड़े चौड़ में जिन्हू को बोलता है, पूरी दुनिया में यह एक ऐसी इंसान जो कि अवेक बिंग की एबिलिटी एनहेंस कर सकती, मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, मिस नर्मा। और इसको हम लोग केवल मिस नर्मा बोलने वाले हैं। और जब जिन्हू मिस नर्मा को देखता है तो वो अपने मन में सोचता है, मैं कह सकता हूँ यह डिफरेंट टाइप अवेकन बीइंग है। फिर जो साइड में माइकल होता है वो मिस नर्मा को कहता है, मिस नर्मा अपनी पावर के बारे में प्लीज मिस्टर संग को बताइए। और मिस नर्मा जिन्हू को बोलती है, आवाज इन सब चीजों में काफी ज्यादा उलझे हुए लग रहे हो और सभी डाउट भरी नजरों से देखते हैं, अगर तुमने मेरी पावर्स को स्वार्थ चख लिया तो फिर तुम मुझसे भीख मांगोगे। और अभी भी मिस नर्मा जिन्हू की आंखों में आंखें डाल उससे बोलती है, जैसा कि तुम जानते जो अवेकन बीइंग होते हैं उनकी लिमिट्स होती पावर की जिससे आगे वो रीच नहीं कर सकते, और इसीलिए अवेकन बीइंग हमेशा सेम रैंक पर रहते हैं जब तक वो सेकेंडरी अवेकन बीइंग से ना गुजरे। एक कॉमन नॉलेज जो कि सभी हंटर्स जानते हैं। और अब जिन्हू से बोलता, तो तुम इस चीज को बदल सकती हो। और फिर मिस नर्मा जवाब देती, मेरे पास ऐसी पावर्स जिसमें मैं अवेकन बीइंग की हेल्प करके उसकी पावर बियॉन्ड रीच करा करती हूँ, लेकिन इसके लिए तो 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, तभी मैं लिमिटेशन को लिफ्ट कर सकती हूँ। और मैं श्योर नहीं कि मैं इस पावर को क्या नाम, बट मैं फोर्स री अवेक रिंग को फॉर्म कर रही हूँ, शायद ये किसी इंसान थ्रो पोटेंशियल को ले रही है, आई मीन मैं दिखा रही हूँ। और माइकल भी जिन्हू को बोलता, जो सब चीज मिस नर्मा कह रही है वह सब सच है, और अपनी पावर को यूज करने के बाद इन्हें काफी लंबे समय का रेस्ट चाहिए होता है, और हर साल 3 से 4 इंडिविजुअल इनकी पावर लाभ उठा रहे हैं। और अभी जिन्हू को ऐसा लग रहा होता है कि जो उनके पास अभी ये पावर वो काफी इनक्रेडिबल है। और फिर वो मिस नर्मा से पूछता कि जो प्रोसेस है आखिर वो कितनी इफेक्टिवली होने वाली, तो इससे पता चलता
कि इससे जो इंडिविजुअल होगा अवेकन बीइंग होगा उसे उसकी 20 से 30 पर जो पावर्स है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद अब जिन्वू को समझ आ कि क्यों हैंग डोंग ने साउथ कोरिया को छोड़ दिया था, क्योंकि कोई इस ऑफर को मना नहीं कर सकता है। और इन सब बातचीत के बाद मिस नरमा अपना काम शुरू कर देती है, जहाँ पर वो सबसे पहले जिन्वू का हाथ पकड़ती है और उसे आंख बंद करने के लिए बोलती है, और यही एक फर्स्ट स्टेप होता है। और अब फाइनली मिस नरमा जिन्वू के अंदर घुसती है, जहाँ पर वो नोटिस करती उसके चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस है। और जब वो अपने पीछे की तरफ देखती है तो कोई उसे देख रहा होता है, और वह अपनी भयानक आंखों से यह नोटिस कर मिस नरमा काफी ज्यादा डर जाती है और वो चिल्ला बैठती है, जिससे कि उसके जो बॉडी गार्ड होते हैं वो जिन्वू पे गन पॉइंट कर देते हैं। बट जो माइकल होता है वो उन सभी को रोक देता है और फिर एक बंदे के पास जाता है और बोलता है, भाई तू गधा है क्या? तो वो बंदा उसे जवाब देता है, मिस नोरमा। और फिर माइकल चिल्लाते हुए कहता है, अगर तेरे को उनकी ज्यादा चिंता हो रही है तो तू उनके पास जाना उनको चेक करने के लिए। और फिर माइकल जिन्वू के पास आता है अपने एजेंट की तरफ, उससे माफी मांगता है, लेकिन जिन्वू को समझ ही नहीं आ रहा कि जो मिस नरमा है उसे अचानक से क्या हुआ और मिस नरमा की ऐसी है। माइकल जिन्वू के अपनी मीटिंग को रिशेड्यूल करा देता है, क्योंकि उसके पास अभी कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे ही जिन्वू वहाँ से जाता है तो मिस नरमा कह देती है वह किंग है